प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य में एज ए डॉक्टर जुड़ने की आपकी इच्छा पूरी हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो 2010 से अब तक जितने भी एमसीक्यू चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज नीट कैसे में पूछे गए हैं, उनका कंसेप्ट के साथ हम सलूशन कर रहे हैं। हमने क्लास 11 का सभी चैप्टर का एमसीक्यू कर चुके हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। यदि आप उसको नहीं देखें तो देख लेते हैं, देख लीजिएगा। और आज हम लोग क्लास 12th के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 12 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन थियोरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल भी होने वाले हैं। तो आपको ये क्वेश्चन, इस चैप्टर्स के क्वेश्चन कैसे लगते हैं, इंटरेस्टिंग है या कुछ और लगते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे लिए तो औसत लगते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग है। फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं। करना तो सबको है, क्वेश्चन हर चैप्टर से आएंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एन इंक्रीज, एक मिनट, कहाँ, एन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ डायलूशन इज मेनली ड्यू टू। क्वेश्चन समझ में आ गया कि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डायलूशन के साथ बढ़ जाता है, तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन है इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन्स, 100% आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट नॉर्मल डायलूशन, इंक्रीज इन बोथ नंबर ऑफ आयन्स एंड आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयन्स। तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं किसी भी डायलूशन पर, ठीक है। तो आयन की संख्या तो नहीं बढ़ना है, बढ़ना क्या है? आयनिक मोबिलिटी। और आयनिक मोबिलिटी क्यों बढ़ता है? क्योंकि आयन्स के बीच, मान लीजिए पॉजिटिव आयन्स है और निगेटिव आयन्स है, तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है डायलूशन से, इसलिए आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन्स की बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर 2+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर 1+ में जा रहा है, फिर से कॉपर 1+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर 0 में जा रहा है, और जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.15 वोल्ट है और 0.50 वोल्ट है, और इनके वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ई कॉपर 2+ कॉपर विल बी, यानी क्वेश्चन में ये दिया है कि कॉपर एक इलेक्ट्रॉन गेन, कॉपर 2+ से कॉपर 1+ पहले स्टेप में बन रहा है जिसका वोल्ट इतना है, कॉपर 1+ फिर से इलेक्ट्रॉन गेन की कॉपर 0 में जा रहा है और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.50 है। अब एक डायरेक्ट 2+ से 0 में जाए तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या दोनों का सम होगा या डिफरेंट होगा? 4 ऑप्शन है इसमें। आपको ये दिख रहा है सीधा सीधा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जोड़ दिया जाए, दोनों इसको एक स्टेप कर दिया जाएगा तो इतना आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइए कैसे होगा उसको देखते हैं। देखिए क्या दिया है, कॉपर 2+ एक इलेक्ट्रॉन गेन के कॉपर 1+ में जा रहा है जिसका ई वैल्यू कितना है? 0.15। फिर से वही कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर 0 में जा रहा है तो E2 वैल्यू कितना है? 0.50 है। अब कॉपर डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, कॉपर में जा रहा है 0 में, तो उसके लिए E0 कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना है? गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट निकालना है। पहले दोनों को निकाल के जोड़ कर देना है, जोड़ देना है। अब डेल्टा जी जो नॉट है वो कैसे निकालते हैं? आपको रिलेशन पता है, NEF। E0 क्या है? ये E0 क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, ये फैराडे कांस्टेंट, और डेल्टा G0 क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये टोटल यहाँ पर निकाल लिया गया है, दोनों को सम करके दोनों स्टेप का, और उसके बाद उसका कन्वर्जन कर दिया गया है NEF में, ठीक है। तो तीनों को बदल दिया गया। अब तीनों में कॉमन क्या है? फैराडे कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं बदलता, इसलिए F क्या हो गया? कट गया दोनों साइड, क्योंकि यहाँ कॉमन लेंगे तो वो कट जाएगा, ठीक है। अब बचा है कि N1 क्या है? N1 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले स्टेप में, N2 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्टेप में, दोनों का 1 1 है। और E1 कितना है? 0.15, और E2 कितना है? 0.5। और N जो है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जब लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ N जो नीचे है वो डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.325 वोल्ट, यानी जोड़ करके नहीं हो सकता, ये इस फार्मूले से होगा। तो ऑप्शन आपका किस में है? ये
ऑप्शन नंबर बी में। यदि इसमें आप जल्दीबाजी में करते हैं तो ये क्या होता, गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ शेल रिएक्शन आर गिवन बिलो। क्या क्या दिया है आप देखेंगे तो फ्लोरीन जा रहा है फ्लोराइड आयन में, क्लोरीन जा रहा है क्लोराइड में, ब्रोमीन जा रहा है ब्रोमाइड में, आयोडीन जा रहा है आयोडाइन में, और सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, सभी का वैल्यू दिया है, लेकिन प्लस में, ध्यान दीजिए प्लस में दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली आर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यदि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद किए होंगे तो F2 को जरूर याद किए होंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और लिथियम आयन क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन यहाँ लिथियम तो दिया नहीं है, सबको हाइड्रोजन में ही छाटना है। तो फ्लोरीन हो गया, तो फ्लोरीन किस में दिया है, ए में, और उसके साथ I- दे दिया है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन तो आपको F2 से ट्रिक के साथ मिल गया, क्योंकि आप किसी में नहीं दिया है फ्लोरीन। ठीक है, लेकिन यदि आपको कंसेप्ट के साथ जाना है तो कैसे जाएंगे कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना हाईएस्ट पॉजिटिव होगा या हाईएस्ट होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना हाई होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, ये बात तो ठीक हो गया कि फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट है, ये हो गया। अब सबसे जो लोवेस्ट वाला होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो सबसे लोवेस्ट किसका है, आयोडीन का है। लेकिन यहाँ आयोडीन भी होना चाहिए था, जब F2 है तो I2 के रूप में होना चाहिए, I- के रूप में क्यों है, क्योंकि I2 जब I- में गया तो 0 से -1 में गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, सॉरी रिडक्शन हुआ। आयोडीन का क्या हुआ, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन आपको क्या छाटना है, ऑक्सीडाइजिंग तो छाट लिए हैं, रिड्यूसिंग एजेंट छाटना है। इसलिए यहाँ I2 न देकर क्या दिया है, I-, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और I2 होता तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता। तो आपसे पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, तो ऑक्सीडाइजिंग तो F2 हो गया, I2 होता तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, I- क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इन चारों के ऑप्शन में जो दिया है। ठीक है ना, F2 और I2 नहीं देने का वजह आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग प्लेटिनम वायर इन ए सोल्यूशन ऑफ HCl ऑफ pH 10 एंड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस अराउंड द प्लेटिनम वायर at 1 atm pressure the oxidation potential of electrode would be। आपने SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको NHE भी बोलते हैं, पढ़े होंगे, जिसमें क्या क्या होता है, HCl विलेन होता है, सोल्यूशन होता है, और हाइड्रोजन गैस होता है जो 1 atm पे होता है, प्लेटिनम वायर होता है। अब यहाँ पर 1 मोलर वहाँ दिया करता है, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। यहाँ पर pH दे दिया है, pH से आपको निकालना है ई सेल का पोटेंशियल निकालना है, यानी ई सेल निकालना है, स्टैंडर्ड नहीं निकालना है। स्टैंडर्ड तो ऑलरेडी पता है कि 0 होता है, तो कैसे निकालेंगे, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए आपको दिया क्या है, केवल pH दिया है और HCl सोल्यूशन दिया है, और स्टैंडर्ड का दिया है, तो यानी E0 भी अंडरस्टूड है कि कितना है, 0 है। यानी दो चीज़ आपको पता हो गया, क्या क्या, pH दिया है, HCl सोल्यूशन का सोल्यूशन है तो H+ है, और E0 0 होता है, आपको पता है। चलिए इसको पुट अप करते हैं, तो E0 0 है, pH 10 है, तो H- कैसे निकालेंगे, 10 की पावर -10 हो जाएगा। जो pH निकालते हैं तो H आयन का कंसनट्रेशन लॉग लेते हैं, और H- कैसे निकालते हैं, H- का निकालना है तो जो P के पावर में H होता है, जो H का कंसनट्रेशन होता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि pH 10 है तो H- कंसनट्रेशन 10 पावर -10 हो जाएगा। ठीक है, सीधा, कोई गलत मतलब इधर उधर नहीं सोचना है। अब क्या करना है, नर्स इक्वेशन लगा देना है। नर्स इक्वेशन में ई सेल होता है, स्टैंडर्ड होता है, और ये वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, क्योंकि ये RT और F का वैल्यू है। ठीक है, अब H+ आयन कितना बनेगा, 2, तो यहाँ पर पावर भी 2 क्यों है ये भी पता हो गया। H2 का वैल्यू कितना आ जाता है, 1, क्योंकि एक ATM पर कोई प्योर गैस होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ एक नीचे
लिखिए या न लिखिए, अंडरस्टूड है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया 0.591, या यदि आपको डेसिमल के 2 डिजिट तक दिया है तो 0.59 तक ही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन एक बार फिर से देख लीजिएगा, सॉल्व कर किया गया है। तो कंसेप्ट लगाना आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन यहाँ पर कैसे किया गया है, ये लॉग का लॉग सॉल्व करने पर जो पावर में वैल्यू होती है आगे आ जाती है, आगे आ जाएगी तो -20 हो जाएगा, और माइनस पहले से तो क्या हो गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 20 को 2 से काट देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से ये डेसिमल पॉइंट 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.591। ठीक है, चलिए अगला 5वां क्वेश्चन क्या है, व्हेन 0.1 मोल मैग्नेट MnO4 2- is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidize MnO4 2- to MnO4 1-। यहाँ पे बोला दिया गया है कि MnO4 2- से MnO4 1- में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कितना मोल ऑक्सीडाइज हो रहा है 0.1 मोल। तो कितना फैराडे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना चाहिए आपको, फैराडे नहीं पूछा है, इलेक्ट्रिसिटी कितना चाहिए। तो आपको पता है, कैसे पता है कि जो यहाँ पर फिर से देखिए MnO4 2- से किस में जा रहा है, MnO4 1- में जा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का। +6 इसमें कितना है, ये +6 है। कौन, मैग्नेट में +6 है मैग्नीज, और पर मैग्नेट में +7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। यदि हम मोल में लें तो 1 मोल मैग्नेट पर मैग्नेट में कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है, 1 मोल, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी 1 मोल का मतलब 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे। तो 0.1 मोल यदि होता तो कितना फैराडे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यानी फिर से सुनिए, 1 मोल मैग्नेट आयन पर मैग्नेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो लॉस कर रहा है। ठीक है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके इक्विवेलेंट है, 1 फैराडे के इक्विवेलेंट है। तो 0.1 मोल यदि ऑक्सीडाइज होगा तो 0.1 फैराडे क्या होगा, 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, लगेगा, या उसको हम कह सकते हैं इतना 0.1 मोल ऑक्सीडाइज होगा तो कितने गुलाम की ज़रूरत पड़ेगी, 0.1 फैराडे, या उसको कन्वर्ट कर लीजिए 96,500, तो 0.1 फैराडे का मतलब 96,500 गुलाम। ठीक है, तो 0.1 फैराडे का मतलब क्या हो जाएगा, 0.1 का 500, 96,500 में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 96,50 हो जाएगा गुलाम। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधा मतलब है, इसमें 96,500 में 0.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट आपको आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल में 96,500 गुलाम होता है, तो 0.1 में 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग अ करेंट ऑफ 3 एम्पियर्स इज। फिर से सुनिए, एक सोडियम क्लोराइड मोल्टेन है, वो इलेक्ट्रोलिसिस का किया जा रहा है। अब उसमें 3 एम्पियर की करंट पास करके 0.1 मोल क्लोरीन बनाना है, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा है टी। तो आपको याद आ रहा होगा फैराडे का फर्स्ट ला, इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट ला क्या कहता है, फैराडे फर्स्ट ला कहता है कि W यदि पाना है वेट तो ZIT करना है। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I क्या है, करंट है, T क्या है, टाइम है, तीनों का मल्टीप्लाई W के बराबर है। अब मान लीजिए Z दिया नहीं हो तो हमें कैसे निकालना होता है, E/F से। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, इन दोनों का रेशियो Z कहलाता है। अच्छा, और W वेट है। अच्छा, E को निकालते कैसे हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर मास को N फैक्टर मतलब एलिमेंट है या मालिक्यूल है,
तो उस रिएक्शन के दौरान कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है वो उसका संख्या हो जाएगा। तो मोलर मास कितना होता है क्लोरीन का 71, और एन फैक्टर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35.5। ठीक है ना। तो अब ये जो इक्विवेलेंट वेट हो गया क्लोरीन का गैस का, आई हो गया एम्पियर, टी हो गया टाइम, और 96,500 फैराडे कांस्टेंट, सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे दाहिने साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो वेट है, वेट को भी कन्वर्ट कर दिया गया किसमें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, मोलर वेट ऑफ क्लोरीन। तो मोल्स कितना बनाना था 0.1, और मोलर मास को कितना होता है 71। तो ये क्या हो गया वेट के बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड में वेट हो गया और राइट हैंड साइड में 35.5 हो गया। 3 एम्पियर दिया है, टी निकालना है, 96,500 फैराडे कांस्टेंट। इनको सॉल्व करेंगे तो टी निकल आएगा 107.22। कितना आ गया 107.22, जो अबाउट टू 110 मिनट की क्या है बराबर है। तो ऑप्शन 110 में दिया है ना कि 107 में, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको लगाना क्या था, मेन ये लगाना है, और ये जो W को कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, मोलर मास और मोल से वेट को बराबर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कहा गया कि जिंक कैन बी कोटेड, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज आयरन, बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ बिकॉज। ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, क्लास 12th में कि गैल्वेनाइज आयरन क्या होता है कि जिस पर हम एक जिंक का कोटिंग करते हैं, आयरन के आर्टिकल पर जिंक का कोटिंग करते हैं। ये बात सच है, लेकिन हम जिंक के ऊपर आयरन का कोटिंग नहीं करते हैं, क्यों, या उसका कारण क्या है, क्योंकि ऑप्शन आपको छांटना है। तो जिंक इज लाइटर, क्या कर रहा है, जिंक इज लाइटर देन आयरन, नहीं, इस कारण से नहीं। जिंक हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन आयरन, नो, इस वजह से नहीं। जिंक हैज़ लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, ये भी नहीं है। सही ऑप्शन क्या है, जिंक हैज़ हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, इसलिए हम आयरन पर जिंक का कोटिंग करते हैं, न कि जिंक पर आयरन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल में सेल रिप्रेजेंटेशन इस तरह दिख रहा है आपको। द EM ऑफ दिस डेनियल सेल इज E1, इस सेल दिया है उसका E1 कुछ वैल्यू है। अब क्या है आगे, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इज चेंज्ड टू 1 मोलर एंड दैट ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज टू 0.01 मोलर, द EMF चेंज टू E2, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2 इज करेक्ट। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सेल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दिखाया गया है, ठीक है, उसमें जिंक आयन और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से है, 0.1 मोलर पहले इस राउंड में है जिंक का आयन का, और कॉपर आयन का 1 मोलर है। लेकिन मान लीजिए उसका E1 कुछ भी हो, जो भी हो था है, अब उसका कंसंट्रेशन बदल जाए, दोनों आयन का कंसंट्रेशन उल्टा हो जाए, तो अब E1 और E2 में क्या रिलेशन होगा आपको बताना है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं रिलेशन, कौन ज़्यादा होगा कौन बड़ा होगा। देखिए फर्स्ट राउंड जो कि कह रहा है कि जिंक आयन का कंसंट्रेशन इतना है और कॉपर का इतना है, तो उसको लगाएंगे तो जो E1 आएगा वो कितना आ जाएगा, E0 प्लस 0.059, यानी इतना आया। क्योंकि ये नर्स इक्वेशंस लगाएंगे तो E0 0.59/2 लॉग इतना। अब यहाँ पर लॉग से 0.01 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू -2 में आ जाएगा, तो 2 क्या हो गया कैंसिल, वैल्यू आ गया इतना। अब E2 निकालेंगे तो मोलर कंसंट्रेशन क्या हो गया, दोनों का चेंज हो गया है, नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले के नीचे। तो ये जो इसका वैल्यू आ जाएगा, ये लॉग ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0.01 है, तो यानी इसका मतलब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻² है, वो नीचे हो इसको करेंगे तो +2 में जाएगा, +2 में जाएगा तो ये 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, इससे E1 से क्या है, कम है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2। ओके, यानी E1 क्या है, बड़ा है। कितना बड़ा है आप कमेंट करके बताइएगा, कितना बड़ा है, इतना ही बड़ा है। देखिए कहाँ गया,
इतना बड़ा है, ठीक है। चलिए, नहीं इसका डबल बड़ा है क्योंकि माइनस में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, सेल का वैल्यू कितना है दिया है 0.59 वोल्ट एट 298 केल्विन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई सेल नॉट ई सेल में क्या रिलेशन है, तो आपको फार्मूला बता दें, आपको याद भी वैसे होगा। तो नर्स इक्वेशन जब लगाते हैं तो उसमें जब यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पर लॉग केसी रख देते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की जगह पर केसी रख देते हैं। केसी क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब जब इक्विलिब्रियम होता है तो ई सेल क्या होता है 0 हो जाता है, तो ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र में चला जाएगा उधर, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये टर्म क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब सब वैल्यू पुट कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से बोल दिया 1, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो लॉग केसी बराबर कितना आ गया 10 आ गया। 10 आकर एंटी लॉग लेंगे इसका, केसी निकालना है, केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो लॉग 10 का एंटी लॉग लेंगे तो 10 पावर 10 हो जाएगा। अब उस 10 पावर 10 को 1.0 साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में आंसर दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, किस में दिया है साइंटिफिक नोटेशन में 1.0 इंटू 10 पावर 10, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए अगला 10th क्वेश्चन क्या है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड विल बी, ध्यान दीजिए एनोड जो होता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, इनर्ट होता है, उस पर न ऑक्सीडेशन होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता केमिकल रिएक्शन में, इसलिए हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। कोई दूसरे मटेरियल का इलेक्ट्रोड होता है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, क्या करने पर, सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर, तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, H2S गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एनोड पर पूछा है, तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस डिपोजिट होगा। जबकि कैथोड पर क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कैथोड पर कौन सा गैस डिपोजिट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम पर मोल, इज, ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि क्या है, कैल्शियम क्लोराइड मोल्टेन है, यदि उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पता है कि जब कैल्शियम क्लोराइड मोल्टेन है तो ये कैल्शियम में जाएगा, तो 1 मोल कैल्शियम, यानी 1 मोल मतलब 40 ग्राम कैल्शियम को डिपोजिट होने के लिए 2 फैराडे चाहिए, क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे चार्ज होता है, ये कर लीजिए। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 फैराडे चाहिए, 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए 2 फैराडे, तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए 1 फैराडे, ठीक है। कैसे, 2/40 इंटू 40 इंटू 20, तो ये कट गया, 0 0 कट जाएगा और 4/4 यानी 1, ठीक है ना। चाहे सीधा याद रखिए कि 40 के लिए 2, 20 के लिए 1, सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कोलाउस लॉ पे बेस्ड है, और कोलाउस लॉ बहुत ईजी होता है। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड HCl एंड सोडियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर, इतना क्या है, सबका वैल्यू दे दिया है, और फिर पूछ किस करा है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एस्टिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज, चूज द राइट ऑप्शन फॉर योर आंसर। तो देखिए 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 इक्वेशन को आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से मैनेज करना है कि आपका डिजायरेबल कंपाउंड का मोलर कंडक्टिविटी पता हो जाए। तो कैसे अरेंज करते हैं आपके ऊपर है। तो देखिए आपको रिक्वायर्ड क्या है, एस्टिक एसिड, तो एस्टिक एसिड आपको 3 इक्वेशन से कैसे मिलेगा, पहले इक्वेशन में सोडियम क्लोराइड है, दूसरे में HCl है, तीसरे में सोडियम एसीटेट है। तो सोडियम एसीटेट से एस्टिक एसिड एसीटेट आयन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एसीटेट आयन CH3CO-, और सेकेंड से क्या मिल जाएगा H+। तो आपको यहाँ तीसरे से और दूसरे से H+ और एसीटेट आयन मिल जाएगा, और बाकी की ज़रूरत भी नहीं है। तो पहले को घटा दीजिए, 2 और 3 को जोड़ दीजिए, पहले को घटा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो
क्या किया गया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ दिया गया, दूसरे पहले को घटा दिया जाएगा, उसके वैल्यू में भी वही काम करना है जो आप यहाँ लिख रहे हैं। तो कितना आ जाएगा 390, क्योंकि सोडियम और सोडियम कैंसिल हो जाएगा, क्लोराइड और क्लोराइड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में एसीटेट और H+। इनको जब सम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर क्वांटिटी इस तरह लिख सकते हैं और उनके वैल्यू को अरेंज करें कि पहला दूसरा और तीसरा जोड़ा गया है, तीसरा पहला घटाया गया है, तो इतना वैल्यू आ गया है। ठीक है, यानी ये प्रश्न ऐसे आएंगे कि आपको अरेंज करना होगा। अरेंज आपके विवेक यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है, ये क्वेश्चन बदल सकता है लेकिन कंसेप्ट नहीं। तो आज आप 12th क्लास से 12 प्रश्न कर लिए, वो भी कंसेप्ट के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब कर लें, और यदि अच्छा नहीं लगा तो कार शायद मुझे कमेंट में लिखें ताकि मुझे सुधार करने का मौका मिले। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही।